आरटीओएस की, जिसमें कॉमर्शियल आरटीओएस और ओपन सोर्स आरटीओएस की बात कर रहे थे। तो कॉमर्शियल आरटीओएस में जो मेजर आरटीओएस तो यूज होता है दैट इज वीएक्स वर्क्स। तो वीएक्स वर्क्स जो है वो विंड रिवर ने बनाया इसको, और करेंटली वीएक्स वर्क 6.0, हालांकि इससे आगे भी अब आ गया है। तो VxWorks is the most established and most widely deployed device software operating system, यानी ज्यादातर embedded system में ये यूज होता है। Currently 300 million devices, या you can say that embedded system, more than 300 million embedded system use this RTOS for the real time operation। अब इसमें है क्या क्या कोर एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें, तो हम लोग एट्रीब्यूट्स की बात जब किए थे तो उसमें परफॉर्मेंस था, रिलायबिलिटी था, डिटर्मिनिज्म मीन्स की ऑपरेशन इन शेड्यूल टाइम, लो लेटेंसी, गिविंग मिनिमम टाइम व्हेन स्विचिंग फ्रॉम वन टास्क टू अदर टास्क, तो उसको लो लेटेंसी का। स्केलेबिलिटी यानी स्केलेबल है या नहीं है, नंबर ऑफ और ऑपरेशंस इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये सारे फीचर VxWorks के हैं। एनहांस्ड एरर मैनेजमेंट है इसमें, यानी कि अगर बाय डिफॉल्ट या बाय किसी और प्रोसेस से या किसी इंटरनल ऑपरेशन में कोई अगर गलती हो रही है, उससे अगर एरर जनरेट भी होता है, तो उसको मैनेज करने की कैपेसिटी VxWorks में है। एक्सटेंसिव PO6 103.1.1B1C कॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि बहुत सारे जो कह लें, जैसे हम लोग कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फिर उसके बाद उसका पैच आता है, पैच वर्जन की, उसमें ऐड ऑन किया जा सके, तो वो कैपेबिलिटी भी VxWorks में है। जो इसके बाद जितने भी पैच आए उनको ये सपोर्ट करता है। शेड्यूलिंग uses preemptive priority with round robin scheduling to accommodate for both real time process and non real time process। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम दोनों के लिए अवेलेबल है और दोनों के लिए यूजफुल है। तो whether you are using for a hard real time system, then it is also a very good choice। And if you are having an embedded system which requires a soft real time system, even then VxWorks does well in that category also, but people does not use for a soft real time system as it is a very costly RTOS, so mostly it is used in bigger embedded system। मेमोरी प्रोटेक्शन का फीचर VxWorks में है। रिड्यूस कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम है, यानी मूविंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क विद इन द सेम प्रोसेसर, between the multiprocessor in an embedded system, and between the different processor working separately in an embedded system। तो तीनों ही कैटेगरी में कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इसका काफी कम है। अगर आप एक ही प्रोसेसर में वर्क कर रहे हैं और डिफरेंट टास्क हैं, तो मल्टी प्रोसेसर एक एम्बेडेड सिस्टम में है, प्लेटफॉर्म एक ही है तब भी, और अगर प्रोसेसर डिफरेंट जगह पे है और उनके बीच में टास्क का स्विच होना है, तो भी इसका रिड्यूस्ड है, काफी रिड्यूस टाइम इसके स्विच होने का। तो ये सारे फीचर इसको बहुत कैपेबल बनाते हैं और इसी की वजह से इसका यूज काफी होता है VxWorks का। और इसके एक्सटेंसिव फीचर्स में जाएं तो एफिशिएंट कंप्लायंट मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है इसका, मल्टी प्रोसेसर फैसिलिटी, जैसे अभी मैं बात कर ही रहा था कि मल्टी प्रोसेसर फैसिलिटी रखता है। यूजर इंटरफेस इसका काफी बढ़िया है। यूं कह लें कि अगर थोड़ा बहुत भी एम्बेडेड सिस्टम की नॉलेज है और उसकी प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, तो VxWorks में काम करना एक यूजर के लिए आसान हो जाता है, सेल्फ प्रोग्रामिंग उसके लिए आसान हो जाती है। सिंबॉलिक एंड सोर्स लेवल डिबगिंग कैपेबिलिटीज, सोर्स लेवल पे काफी गलतियों को डीबग करने की कैपेबिलिटी इसके खुद के अंदर है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, यानी डिफरेंट टास्क, डिफरेंट थ्रेड्स जो वर्क कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना, whether they are doing well or not, if there is certain requirement, तो ये सारी चीज को प्रोवाइड करना, ये सब कुछ VxWorks करता है। अगर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें जहां पे ये यूज हुआ सक्सेसफुली, तो उसमें मार्स एक्सप्लोरेशन में जो स्पिरिट रोवर था, वो अपॉर्चुनिटी, इस तरह के जितने भी
मिशन हुए उसमें VX वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया गया और सक्सेसफुली RTOS VX वर्क RTOS ने वहां परफॉर्म भी किया। तो स्ट्रेटेजिक पर्पस कह लें या जनरल पर्पस कह लें या कॉमर्शियल पर्पस कह लें, इन ऑल फील्ड्स VX वर्क has done well. That is why it is most usable RTOS, commercial usable RTOS is this VX work. Then comes the open source real time operating system, means the real time operating system which are open source, which are available and you can use it for your embedded system as per your requirement. तो अगर इसकी बात करें इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें मेजर जो है वो है, हालांकि बहुत सारे हैं पर जो कोर्स में आप लोग के है वो तो दो ही है, RT Linux और माइक्रोकॉस 2, माइक्रो COS 2 जिसको कहा। इसके अलावा चार दो तीन और है जिसको यहाँ पे लिया जा रहा है, जैसे ECOS है, फ्री RTOS है, RTAI है। तो RT Linux और RTAI काफी कुछ मिलता जुलता है, तो थोड़ी बात कर लेते हैं सभी की थोड़े थोड़े शब्दों में कि ECOS क्या है, फ्री RTOS क्या है। यानी एम्बेडेड कॉन्फ़िगरेबल OS को कह रहे हैं ECOS, ओपन सोर्स रॉयल्टी फ्री। इसके फीचर्स की अगर बात करें तो हाईली कॉन्फ़िगरेबल नेचर का होता है, स्मॉल फुटप्रिंट है यानी कि स्मॉल एरिया रिक्वायर्ड है एज अ मेमोरी यूजेज फॉर यूजिंग दिस RTOS। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, यानी सर्टेन एप्लीकेशंस के लिए ही ये काम करेगा। although it is open source, it is freely available to user, but it is application specific. Multiple implementation of kernel functions including scheduling, allocating memory and interrupt handling, ये फीचर्स इसके पास है कि मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन कर सकता है कर्नल फंक्शन की, शेड्यूलिंग प्रॉपर शेड्यूलिंग ये कर सकता है, मेमोरी एलोकेशन करने की कैपेबिलिटी इसके पास है, और इंटरप्ट हैंडलिंग की ऑल्दो लिमिटेड इंटरप्ट हैंडलिंग ही ये कर सकता है, बहुत ज्यादा इंटरप्ट हैंडलिंग ये नहीं कर सकता। इजिली पोर्टेबल है, हालांकि इजिली पोर्टेबल का मतलब ये नहीं कि झोले में भर के लेके जाना है इसलिए वो इजिली पोर्टेबल है। इजिली पोर्टेबल का मतलब कि स्पेस रिक्वायरमेंट कम है। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लैंग्वेज HAL इसमें यूज होती है। ECOS is targeted at high volume applications in consumer electronics, telecommunication, automotive and other deeply embedded application। अब ये जो यूज होता है ना, ज्यादातर आपके जो ये टीवी है, स्मार्ट टीवी है या स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन है, रेफ्रिजरेटर्स जो है फुल्ली ऑटोमेटिक, और टेलीकम्युनिकेशन में कई सारी ऐसी डिवाइसेस हैं वहां पर ECOS का यूज ज्यादा हो रहा है। तो ECOS जो है वो यूजर मोड को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, कर्नेल मोड को सपोर्ट करता है। तो आप देखे होंगे कि जो भी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है या यूं कह लें कि ओवन है या जो भी आजकल स्मार्ट टीवी आ रहे हैं या अप्लायंसेस जो इस तरह के आ रहे हैं, उसके उस अप्लायंसेस की एम्बेडेड सिस्टम की प्रोग्रामिंग में आप कोई रोल नहीं निभाते। कर्नेल में एक तरह के प्रोग्राम को फीड करके रखा है, RTOS डूइंग द जॉब, RTOS वहां पे अपना एक जॉब परफॉर्म कर रहा है। तो नो यूजर मोड इज अवेलेबल हियर। GNU debugger सपोर्ट है, यानी कि if there is any problem with the thread or with the process inside the kernel, तो उसको डिबग करने की कैपेसिटी वो रखता है। फीचर्स की बात कर लें तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से इसका, तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, आपने जो है स्पिन को कभी आपने 10 मिनट कर दिया, कभी 15 मिनट कर दिया, कभी 2 मिनट कर दिया, कभी 3 मिनट कर दिया, ड्रायर को भी उसी तरह से कर रहे हैं, वॉशिंग को भी उसी तरह से कर रहे हैं। तो आप चेंजेस करते रहते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट चेंज वो अपने हिसाब से शेड्यूलिंग को वेरी कराता रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजीज को भी चेंज करने की कैपेबिलिटी इसके पास है, टाइमर्स काउंटर इसके पास है, सपोर्ट फॉर इंटरप्ट्स एंड DSR। तो इवन कि आपने 10 मिनट के लिए वॉशिंग रखा है पर आप चाहें तो फिर उसको सडनली ऑफ भी कर देते हैं, तो सपोर्ट फॉर इंटरप्ट्स एंड DSRs है। एक्सेप्शन हैंडलिंग है इसकी। एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या हुआ, पावर ऑफ हो गया सडनली, तो आपकी मशीन तो बंद होनी ही है। तो मशीन बंद होनी है यानी कि इट मींस अब आ गया है ना, आपका प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट होगा जब आप उसको इनिशियलाइज करेंगे।
तो फिर से आप जो है जब लाइट ऑन होगी, लाइट आएगी, तो फिर आप उसको, कुछ मशीन में ये फीचर्स है कि वो वहीं से स्टार्ट करते हैं, कुछ मशीन में फीचर्स है कि आप उसको रीप्रोग्राम करते हैं, री टाइमर आप उसका सेट करते हैं सारे ही फंक्शंस के लिए। सी लाइब्रेरी इसमें है, मैथ लाइब्रेरी है, रिच सेट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन प्रीएम्प्टिव्स का। ये जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। अब एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है? ICOC library and math library is available in which of the RTOS? ECOS दे देगा, RT Linux दे देगा, VxWorks इस तरह का दे सकता है। कुछ में अवेलेबल है, कुछ में नहीं अवेलेबल है, तो फिर आपको उस हिसाब से आंसर देना होगा। तो एमसीक्यू के क्वेश्चन तो ऐसे बन सकते हैं। अब ये एमसीक्यू का क्वेश्चन एक हिसाब से आसान भी होता है और टफ भी हो सकता है पेपर, क्योंकि अब बिटवीन द लाइंस जिसको कहते हैं क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको हर एक लाइन पे समझ लें एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर इसका ब्लॉक देखें, इसके आर्किटेक्चर को देखें, इस RTOS के, तो टॉप लेयर इज द एप्लीकेशन लेयर, आफ्टर दैट various libraries, kernel, network stacking, file system, and if it is connected to net, then web server is also present here. तो टारगेट स्पेसिफिक और टारगेट इंडिपेंडेंट दो जोन में इसको डिवाइड किया गया। जो इसकी प्रोग्रामिंग है वो HAL में है, यानी कि हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर में है। Various device drivers are also present here, such as Flash, Serial, and Ethernet. तो ECOS को कह लें तो फ्री RTOS की श्रेणी में एक अच्छा RTOS है। इसलिए ज्यादातर डोमेस्टिक यूजेस में जो कंपोनेंट्स या जो डिवाइसेस, जो अप्लायंसेस यूज होते हैं, वो इसको यूज कर रहे हैं। जितने भी कैमरा है, CCTV कैमरा है, और जितनी और डिवाइसेस आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, इवन जो अलेक्सा यूज होती है, उसमें भी फ्री RTOS यूज होते हैं। तो ऐसे अब बहुत सारी डिवाइसेस आने लगी हैं। स्मार्ट वॉच, जो सस्ती वाली स्मार्ट वॉच है, जो 2000 2500 के रेंज में आ रही, तो उन सब में इस तरह के RTOS को यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज द फ्री RTOS। अब नाम में ही फ्री RTOS है। सिंपल है, पोर्टेबल है, रॉयल्टी फ्री है, कंसाइज है, कर्नेल की साइज छोटी है। तो जब भी छोटी कर्नेल साइज होगी तो बड़ा कोई एम्बेडेड सिस्टम कोई ऑपरेट करा सके, ये कैपेबिलिटी तो नहीं होगी। तो छोटे छोटे अप्लायंसेस के लिए, जहाँ पे प्रोग्रामिंग कम है, जहाँ पे एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स कम है, जहाँ नंबर ऑफ टास्क जो परफॉर्म करना है यूजर के लिए वो कम है, उन जगहों पे इसका यूज करते हैं। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है, ऑलवेज रन द हाईएस्ट अवेलेबल टास्क ऑफ आइडेंटिकल प्रायोरिटी शेयर CPU टाइम फुल्ली प्रीएम्प्टिव विद राउंड रॉबिन टाइम स्लाइसिंग। जिस टास्क की प्रायोरिटी हाईएस्ट है उसको सबसे पहले रखा, देन गोज टू द नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब लो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज राउंड रॉबिन, यानी कि वन आफ्टर अनदर साइक्लिक प्रोसेस चलेगा। इन बिटवीन अगर वापस जो है वो हाईएस्ट टास्क को आ गया तो वापस वो वहां पे चला जाएगा। तो ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, इसके पहले से बना करके रखी गई है कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद द प्रोग्रामिंग, मींस यू आर नॉट इंटरप्टिंग द नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ वर्किंग, देन ये अपने शेड्यूल के हिसाब से ही काम करेगा। कोऑपरेटिव कॉन्टेक्स्ट which only occur if a task block or explicitly called task yield। कॉन्टेक्स्ट स्विच उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब आइदर कोई टास्क ब्लॉक हो जाए, यानी कि अब वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है जो पूरी नहीं हो पा रही है, या देयर इज सर्टेन डिफिकल्टी इन सॉफ्टवेयर और इन हार्डवेयर, तो वो स्विच होगा। या फिर एक कंडीशन ये है कि टास्क यील्ड मांगा जाए, यानी कि इन सर्टेन सिस्टम इफ द एम्बेडेड सिस्टम इज यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पस, देन व्हाट इज द प्रोडक्शन टिल नाउ। अगर ये रिक्वायरमेंट है, ये मांगा जा रहा है, तो फिर टास्क स्विचिंग हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी छोटी जगह पे कोई प्रोडक्शन मशीन लगाई गई है, तो कितना प्रोडक्शन अभी तक हुआ, तो एक तो हो गया कि प्रॉपर शेड्यूल पे, कि भाई हर 2 घंटे पे आप मुझे बताएंगे। और सडनली ओनर आ जाता और कहता भाई इस मशीन का प्रोडक्शन अभी तक का कितना है, उस कंडीशन में अगर आप स्विच ऑन करते हैं
टास्क को स्विच कराते हैं, तो उसको कहा एक्सप्लिसिटली कॉल टास्क यील्ड की अभी तक का क्या है, उस कंडीशन में ये कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा। तो दो कंडीशन है इसके कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की, और कोई ये स्विचिंग नहीं करता। मैसेज क्यू इसके पास है, आरटीयू इसके पास, सेमाफोर्स हैं इसके पास, मेजॉरिटी ऑफ सोर्स कोड कॉमन टू ऑल सपोर्टेड डेवलपमेंट टूल्स, यानी कि जितने भी डेवलपमेंट टूल्स की हम लोग बात करते हैं आरटीयूएस में, शेड्यूल, टास्क मैनेजमेंट से लेकर के इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, वो सारे फीचर्स इसके पास हैं। मल्टीपल प्रायोरिटी लिस्ट इनके पास है। फ्री आरटीयूएस जिन माइक्रो कंट्रोलर्स को सपोर्ट करता है वो है ARM7, AVR 51, MSP 430, Intel 86। तो इस तरह के जो कंट्रोलर्स और प्रोसेसर्स हैं उनको ये सपोर्ट करता है। इट ऑफर्स ए स्मॉलर एंड इजियर रियल टाइम प्रोसेसिंग अल्टरनेटिव फॉर एप्लीकेशंस वेयर ECOS एंड एम्बेडेड लिनक्स वोंट फिट, यानी कि अगर आप कह लें कि बहुत छोटे से छोटा एम्बेडेड सिस्टम है जहाँ पे कुछ ही फंक्शन परफॉर्म कराने हैं यूजर के लिए, तो आप वहां फिर ECOS को भी नहीं लेके जाते, क्योंकि उसका कैपेसिटी यानी मेमोरी रिक्वायरमेंट और रिसोर्स रिक्वायरमेंट इससे थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो फ्री आरटीओस को वहां यूज कर लेते हैं। तो एम्बेडेड लिनक्स या रियल टाइम लिनक्स और ECOS की जगह पे वहां पे फ्री आरटीओस को यूज करते हैं। Smaller than RT Linux or ECOS, but want to stick with software that protects your freedom। अब यहाँ का मतलब ये हो गया कि आप यूजर के पास बहुत सारी चीज नहीं है, यूजर के पास सिर्फ है क्या, उसका पर्टिकुलर एक टास्क है, उसको इसको परफॉर्म कराना है, दैट्स ऑल। ज्यादा इसमें कोई वो यूज नहीं करना। आप उसको बहुत ज्यादा ये कहें कि एप्लीकेशन कुछ और आप उस एम्बेडेड सिस्टम में डाल दें और कह दें कि ये भी काम वो करा लेगा, तो ये पॉसिबिलिटी इस आरटीयूएस के थ्रू नहीं है। यानी स्केलेबिलिटी जिसको कहा स्केलेबल हो, वो प्रॉपर्टी इसके पास नहीं। तो जितने भी और माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनके लिए पोर्ट अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो वो इसके पास है, जैसे ARM7, MSP 430, हिटैची का H8s, Atmel AVR, Motorola HCS12। तो जितने भी कंपनीज हैं आप देखेंगे तो वैरायटी ऑफ कंपनीज हैं, फिलिप्स से लेकर के इन्होंने MSP की भी बात कर ली, यानी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की भी बात कर ली, हिटैची की भी बात कर ली, मोटोरोला की भी बात कर ली, कोल्ड फायर की भी बात कर ली। तो इन सब माइक्रो कंट्रोलर्स को ये सपोर्ट करता है। तो छोटे सिस्टम और वैरायटी ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स को ये फ्री सुविधा दे सकता है, फ्री आरटीयूएस। देन कम्स द आरटी लिनक्स अवेलेबल एज ए पैच टू रेगुलर लिनक्स। तो रेगुलर लिनक्स में ऑलरेडी फीचर है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका इतना अच्छा है कि वो रियल टाइम फीचर को देता है, but in certain field it requires additional ऑपरेटिंग सिस्टम या एडिशनल फीचर्स उसको चाहिए होते हैं। तो पैच के फॉर्म में आरटी लिनक्स को बनाया गया और उसके साथ रेगुलर लिनक्स को यूज किया गया। तो आरटी एपीआई जिन जो डेवलपर्स हैं जो यूज कर रहे हैं लिनक्स के ही प्लेटफॉर्म को और लिनक्स के ही ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो इसको यूज करते हैं। आरटी लिनक्स इज अ हाइब्रिड ओएस दैट रन्स और लिनक्स कर्नल एज एन आइडल थ्रेड ऑफ द रियल टाइम कर्नल। तो ये एक हाइब्रिड ओएस है जिसमें लिनक्स कर्नल मेन कर्नल हो गया और उसके साथ पैच में ये आरटी लिनक्स आता है, जो इसके स्केलेबिलिटी या इसके ऑपरेशनल फैसिलिटी को और बढ़ा देता है। स्मॉल साइज है, लिमिटेड ऑपरेशन है। अगर आप टोटली आरटी लिनक्स पे डिपेंडेंट हैं तो फिर आपकी जो अवेलेबिलिटी कह लें या आपका अप्रोच जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। फाइनल टाइमर रिजोल्यूशन, यानी कि अगर माइक्रो सेकेंड, इवन समटाइम्स मिनी माइक्रो सेकेंड्स तक में ये ऑपरेशन कराने में सक्षम है। RT kernel, RT applications are kept as simple as possible and non-time critical applications are handled by the standard Linux। अगर नॉन टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे फाइल सिस्टम है, GUI है, ग्राफिक यूजर का है, तो वो तो स्टैंडर्ड लिनक्स से हो जाएगा। बाकी के लिए फिर आप RT लिनक्स को यूज करते हैं। रियल टाइम थ्रेड्स एंड इंटरप्ट हैंडल्स नेवर डिलेड बाय नॉन रियल टाइम ऑपरेशंस। तो एक इसकी ये खासियत है कि डिले, अगर सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम के लिए आप यूज करने जा रहे हैं तो वहां पे डिले की पॉसिबिलिटी को ये
काफी मिनिमाइज कर देता है, यानी डिले होने के चांसेस को, ऑल्दो यू आर यूजिंग फॉर सॉफ्ट रियल टाइम जहाँ पे कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर्स ऐसा होने के कोई खतरे नहीं है, फिर भी ये उसको रिड्यूस करता है। प्रीएम्प्टिव कर्नेल यूज होता है इसमें। स्मॉल एंड फास्ट, दिस डज नॉट कॉज बिग डिलेज, इंटरप्ट फ्रॉम लिनक्स आर डिसेबल्ड। आरटी लिनक्स हैज मेनी काइंड ऑफ शेड्यूलर्स, तो इसमें ऑलरेडी शेड्यूलर्स हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे ये वर्क करता है। इसकी अपनी एक मैसेज क्यू होती है जो इसको ऑपरेट कराती है। अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट शेड्यूलर, यानी कि ये जिस प्रिंसिपल पे इसका शेड्यूलिंग है वो ये है कि अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट मींस द टास्क which is required first is considered first, यानी जो पहले होना है, जिसकी रिक्वायरमेंट पहले है उसको सबसे पहले करिए, या जिसकी डेडलाइन सबसे पहले है। यानी कई सारे काम आपने इसको दे दिया, पर जो सबसे जल्दी होने वाला काम है, जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे जल्दी यूजर उसको सबसे पहले मांग रहा है, तो उसको सबसे पहले किया जाएगा। तो ये इस प्रिंसिपल पे आरटी लिनक्स वर्क करता है। इसके अगर आर्किटेक्चर को देखेंगे तो यूजर प्रोसेस के बाद यूनिक्स लाइनक्स कर्नल जो मेन कर्नल है उसके साथ ये यूज होता है। और यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मिड में है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लिनक्स कर्नेल के साथ आप पैच के रूप में आरटी लिनक्स को यूज करते हैं। तो एक और यूजर है और दूसरी ओर हार्डवेयर है जिसके थ्रू काम कराना, और बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ आरटी लिनक्स एज ए पैच यूज हो रहा है। तो आप ये देखेंगे ये आ गया आरटी लिनक्स एज ए पैच यहाँ पे यूज हो रहा है, जिसमें सर्टेन टास्क जो है वो आरटी लिनक्स से डायरेक्टली ऑपरेट कराए जा रहे हैं। कुछ रियल टाइम टास्क सीधे सीधे आरटी लिनक्स से हो रहे हैं, और कुछ ऐसे काम है जो यूजर प्रोसेस पे जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम और विद आरटी लिनक्स के साथ कराए जा रहे हैं। तो दोनों तरह के काम करने के लिए स्वतंत्र रहिए। कुछ काम ये आरटी लिनक्स डायरेक्टली अपने से कर सकते हैं, और कुछ ये ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके करते हैं। RTAI. Next one is the RTAI, hard real time extension to the Linux kernel. अगेन ये पैच के फॉर्म में लिनक्स कर्नल के साथ यूज होता है, इसलिए कहा कि आरटी लिनक्स और रियल टाइम एप्लीकेशन इंटरफेस ये काफी कुछ मिलते जुलते हैं। A broad variety of services which make real time programmers lives easier. तो इसमें जो मेजर चेंज है वो आपके इसके डिफरेंस में याद करना है, जो पूछा जाएगा कंपैरिजन में यहाँ पे, कि RTAI प्रोवाइड्स बेटर रियल टाइम सपोर्ट देन आरटी लिनक्स। तो अब रियल टाइम सपोर्ट में एक एमसीक्यू का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि विच ऑफ दीज ओपन सोर्स RTOS हैज बेटर रियल टाइम सपोर्ट। तो कंपैरिजन में अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये आरटी लिनक्स और RTAI, तो वहां पे आपको आंसर देना होगा। सॉफ्ट रियल टाइम इन यूजर स्पेस अलॉन्ग विद हार्ड रियल टाइम इन कर्नेल स्पेस। तो यूजर स्पेस में अगर आप बात करें तब तो सॉफ्ट रियल टाइम, जिससे अगर इसका आप देखेंगे इसमें नहीं है RTAI का सॉफ्ट रियल टाइम यूजर स्पेस का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा था ये रियल टाइम टास्क है जिसमें आरटी लिनक्स को डायरेक्ट दिया गया था टास्क। तो वैसे ही कह रहे हैं कि सॉफ्ट रियल टाइम यूज अगर होना है तब तो RTAI डायरेक्ट यूज हो जाएगा, पर अगर वो सॉफ्ट रियल टाइम नहीं है तो उस कंडीशन में आप हार्ड रियल टाइम के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको मेन कर्नल स्पेस के साथ इसको यूज करना होगा, यानी मेन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसको यूज करना होगा। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ लो जिटर एंड लो लेटेंसी, टाइम की रिक्वायरमेंट काफी कम है, लो जिटरिंग है, यानी कि टास्क शेड्यूलिंग या टास्क स्विचिंग कहना है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो टाइम है वो काफी कम है। बेटर C++ सपोर्ट, यानी लैंग्वेज के फॉर्म में अगर देखें तो C++ के लिए बेटर सपोर्ट है RTAI में। Availability of LexRT which allows user space applications in kernel space. RTAI has a better open source approach with frequent feedback from developers. तो जिन लोगों ने अभी तक इसको यूज किया है वो तो वो उनका फीडबैक अच्छा है इस मामले में। Then comes the last one, that is MuC or MuCOS2. Micro COS has been designed as a small footprint real-time preemptive OS
तो अगर आप देखें तो आपके कोर्स में दो हो गए, एक तो है VxWorks जो कॉमर्शियल है, और दो ओपन सोर्स है, एक RT लिनक्स है और एक ये है माइक्रो ओएस। हालांकि इसके अलावा भी दो तीन मैंने बता दिया आपको, इकॉस बता दिया, RTAI बता दिया, फ्री RTOS बता दिया। तो माइक्रो OS has been designed as a small footprint real-time preemptive OS that was designed for embedded use on 8-bit platform upwards। तो 8-bit प्लेटफॉर्म का मीन्स कि 8-bit के माइक्रो कंट्रोलर से लेकर के उसके अबव तक के जितने भी माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, इनके साथ ये इजिली कॉम्पेटिबल है, हाईली पोर्टेबल है, रोम मेमोरी यूज की जा सकती है इसमें, वेरी स्केलेबल यानी कि स्केल होने की इसमें फीचर्स दिए हुए हैं कि आप इसमें स्केलिंग कर सकते हैं। प्रीएम्प्टिव रियल टाइम में यूज होता है, मल्टीटास्किंग कर्नेल इसका है। तो जो फीचर इसको ज्यादा अच्छा बनाते हैं, एक तो वो हो गया कि 8 बिट से अबव या 8 बिट को लेकर के माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ ये यूज होता है। मेमोरी में आप कह लें कि जो नॉर्मल मेमोरीज हैं रोम, उसके साथ भी ये कॉम्पेटिबल है, फ्लैश रहे ना रहे रोम के साथ भी ये यूज हो जाएगा। हैज पोर्ट फॉर मोस्ट पॉपुलर प्रोसेसर, जितने भी प्रोसेसर्स की बात कर लें डिफरेंट कंपनीज के, उनके साथ ये इजीली यूज होता है। suitable for use in safety critical embedded systems such as aviation, medical system and nuclear installation. Although it is a open source, but still it is used in several strategic tasks such as aviation, medical system। तो जो आपके ICU में बहुत सारे अप्लायंसेस लगे होते हैं, इवन वहां भी जहाँ पे लाइफ सपोर्ट पे पेशेंट रखे गए हैं, तो माइक्रो OS एज ए RTOS यूज होता है वहां पे। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो उसमें कुछ एक टास्क में, सारे टास्क में तो नहीं कर सकते, जहाँ पे रिएक्टर में जैसे फ्यूल रॉड को इंजेक्ट करना है या मॉडरेटर का रोल जहाँ पे है, तो वहां पे तो नहीं यूज करते, लेकिन ज्यादातर जगहों पे जहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, वहां पे इसको यूज करते हैं। Approved for use in aerospace system and is apparently मिश्रा सी कंप्लाइंट। मेरा ही नाम क्यों आ गया? खैर वो चीज नहीं है। माइक्रो OS 2 फीचर्स, अब इसके कुछ फीचर्स, तो कर्नल इज प्रीएम्प्टिव एंड मैनेजिंग अप टू 64 टास्क एंड अप टू 56 टास्क फॉर ईच एप्लीकेशन। यानी अप टू 64 टास्क कर सकता है, और एक एप्लीकेशन के इनसाइड अगर 56 टास्क तक है, तो वहां तक भी इसकी कैपेबिलिटी है इसको परफॉर्म करने की। मींस कि ये ऑल्दो कि ये स्मॉल वर्जन है, बट स्टिल बहुत कॉम्पैक्ट RTOS है ये, जो RTOS 64 टास्क को करा सकता हो और एक एप्लीकेशन या एक टास्क के इनसाइड 56 टास्क को करा सकता है, यानी थ्रेड्स ऑपरेट करा सकता हो, वो अपने में एक बड़ा RTOS है। Each task has a unique priority and on its own stack. Round robin scheduling को ये सपोर्ट नहीं करता, यानी कि whichever task अगर यूजर ने उसको डिफाइन किया है, करने को कहा है, उसको पहले वो एड्रेस करेगा। Operating system uses semaphores to restrict access to resources shared by multiple elements of the system। तो semaphores जो हम लोग पढ़े हैं उसका यूज करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टीपल टास्क करते समय जिस तरह का रिसोर्स एलोकेशन कराना है वहां पे। फिक्स साइज पार्टीशन, तो सेमाफोर्स में हम लोगों ने फिक्स साइज पार्टीशन को भी देखा था कि कैसे मेमोरी मैनेजमेंट किया जाता है वहां पे, इन डेफिनेट साइज के ब्लॉक में किस तरह से डिवाइड किया जाता है यूजिंग सेमाफोर। तो वो सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम लोगों ने देखा है कि अप टू 64 मल्टी टास्क ये कर सकता है। ईच टास्क इज इन इनफिनाइट लूप एंड कैन बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेट्स। यहाँ पे 2 स्टेट और ऐड कर दी गई, जैसे डॉर्मेंट, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड इंटरप्ट स्विचिंग। तो इस तरह का है। सर्विसेज सच एज मेल बॉक्स, क्यू एंड सेमाफोर्स को ये यूज करता है। इस तरह की सर्विसेज इस माइक्रो COS में है। तो इतनी बात आज मुझे रखनी थी आप लोगों के सामने। जो कंपैरिजन है, तो ये स्लाइड और नोट्स मैंने बना दिए हैं 4th यूनिट तक के, और वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। और नेक्स्ट वीक जो है वो आप लोगों का मैं ट्यूटोरियल लूंगा, 2 ट्यूटोरियल लूंगा।
एक तो ट्यूटोरियल नंबर 8 होगा और अगले वीक में चूंकि यूनिट 5 भी स्टार्ट हो जाएगी तो एक उस पे बेस्ड होगा यानी कि 8 और 9।